नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में आज हम पंचायती राज का सेकंड पार्ट करते हैं। देखना, लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, भाग 9 के जो पंचायती राज से संबंधित कुछ कमेटीज थी, उसमें समितियां थी, है ना, और कुछ आर्टिकल्स थे कि पंचायती राज के बारे में किस भाग में और किस अनुच्छेद में लिखा है, और हमने कुछ समिति के बारे में डिस्कस किया था। आज उससे आगे बढ़ते हैं। देखना, ये क्वेश्चन आता है कि भारत में पंचायती राज कौन सा स्तर है इसका, है ना, यानी कि कौन सा टियर्ड लागू है। तो 3 टियर्ड सिस्टम लागू है। टियर्ड बोलते हैं, देखना, ऐसी पंक्ति जो एक के ऊपर एक होती है, जैसे कि ताश की गड्डी होती है, जैसे ताश की गड्डी एक के ऊपर एक रखी जाती है, वो क्या होता है, टियर्ड पंक्ति, लाइन भी जिसको बोलते हैं ना। जब एक के ऊपर एक रखेंगे वो टियर्ड हो जाएगा स्तरीय। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था कौन से स्तरीय लागू है? एक आंसर हो जाएगा त्रिस्तरीय, लेकिन इसका आंसर द्विस्तरीय, 4 स्तरीय भी है, 4th टियर्ड भी है कहीं कहीं पर, है ना। आज हम तमाम उन राज्यों के बारे में चर्चा करेंगे कि किसमें 1 स्तरीय, किसमें द्विस्तरीय, किसमें 3 स्तरीय और किसमें 4 स्तरीय है। ज़्यादातर हम ये 1 स्तरीय ही जानते हैं, ठीक है ना। देखना, सिफारिशें कौन सी लागू है? बलवंत राय मेहता समिति, है ना। उसके बाद में फिर 73वां संविधान संशोधन भी हुआ था। कुछ राज्यों में फिर द्विस्तरीय भी लागू की गई थी। बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, इसमें क्या दिया था कि 3 टियर्ड होना चाहिए, 3 टियर्ड सिस्टम, है ना, त्रिस्तरीय पद्धति। त्रिस्तरीय कौन कौन से होंगे? देखना, भारत की पंचायती राज व्यवस्था पिरामिडिकल मॉडल पर आधारित है। जैसे पिरामिड होता है तो इसके 3 भाग करते हैं, है ना, ये टॉप हो जाएगा, बॉटम हो जाएगा। तो सबसे नीचे हम पढ़ते हैं ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, जिसका प्रमुख कौन होगा? ग्राम प्रधान। दूसरा क्षेत्रीय पंचायत, क्षेत्रीय पंचायत, इसी का दूसरा नाम भी है पंचायत समिति, पंचायत समिति। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में इसको आसान लैंग्वेज में ब्लॉक भी बोलते हैं, ब्लॉक यानी कि खंड, है ना, ब्लॉक सिस्टम। और एक हो जाएगा जिला पंचायत, जिला पंचायत या फिर जिला परिषद, जिला परिषद। इसके भी 2 नाम होते हैं, है ना। कभी आप ये 5 या 6 नाम गिन लो, है ना, ये नाम 3 ही है। तो पहला स्तर कौन सा हो जाएगा? ग्राम पंचायत। दूसरा कौन सा हो जाएगा? क्षेत्रीय समिति या पंचायत समिति। और तीसरा हो जाएगा जिला परिषद या जिला पंचायत। 3 स्तरीय होते हैं, एक के ऊपर एक होता है, ठीक है ना। तो बलवंत राय मेहता जो समिति थी, इन्होंने क्या सिफारिश दी थी या रिकमेंडेशन या संस्तुति कि भारत में पंचायती राज 3 टियर्ड सिस्टम पर बेस्ड होनी चाहिए, त्रिस्तरीय आधारित होनी चाहिए। लेकिन कुछ राज्यों में द्विस्तरीय भी हैं, किसी में 4 स्तर भी हैं, उन राज्यों पर डिस्कस करेंगे। इसीलिए बलवंत राय मेहता को पंचायती राज का वास्तुकार या डिजाइनर भी कहा गया है। पंचायती राज का वास्तुकार, है ना, पंचायती राज का वास्तुकार या डिजाइनर, है ना। ये किसको कहा गया? बलवंत राय को। इन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया था। और अगर यह है कि पंचायती राज का जनक, क्या आंसर हो जाएगा? लॉर्ड रिपन, है ना, रिपन के शासनकाल में। कल डिस्कस किया था हमने क्वेश्चन। तो आप ये नोट करते रहिए साथ साथ। अब हम उन राज्यों पर डिस्कस करते हैं कि किन में 1 स्तरीय, किन में 2 स्तरीय। अगर हमें एक आंसर लगाना पड़ जाए तो एक आंसर में हम त्रिस्तरीय लगाएंगे। लेकिन पर्टिकुलर जैसे IAS में टैली करने के लिए क्वेश्चन आया है कि किन किन राज्यों में 4 स्तरीय हैं, वो बताना है। तो इसकी हम टेबल बना लेते हैं एक छोटी। देखना, 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय और 4 स्तरीय, है ना। इसमें स्टेट्स भी आ जाएंगे। तो 1 स्तरीय की अगर बात करते हैं, है ना, 1 टियर्ड या ड्यूल टियर्ड, 2 टियर्ड, 3 टियर्ड, 4 टियर्ड, इसमें 1 स्तरीय होगी। 1 स्तरीय में तो केवल ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। अब ये देखें कि वो कौन से राज्य है जिसमें ग्राम पंचायत ही लागू है। 2 स्तरीय में क्या हो जाएगा? 2 टियर्ड में नंबर 1 तो ग्राम पंचायत ही होगा, ग्राम पंचायत
और दूसरे पर हो जाएगा ये क्षेत्रीय पंचायत। क्षेत्रीय पंचायत या तो क्षेत्रीय पंचायत का ही दूसरा नाम क्या है, पंचायत समिति, है ना, आसान लैंग्वेज में कहें ब्लॉक या खंड। तीसरा हो जाएगा जो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में भी लागू है, एक तो ग्राम पंचायत, फिर क्षेत्रीय पंचायत, फिर जिला परिषद। ग्राम पंचायत, क्षेत्रीय पंचायत, जिला पंचायत, 3 टियर्ड, है ना। एक राज्य है, इसमें 4 स्तरीय है। 4 स्तर कौन कौन से होंगे ये देखिए आप, पश्चिम बंगाल में लागू है। सबसे नीचे तो ग्राम पंचायत, उसके ऊपर हो जाएगा अंचल पंचायत, है ना। ग्राम पंचायत के ऊपर अंचल, उसमें कुछ गांव शामिल होंगे। अंचल के ऊपर आंचलिक परिषद, और एक टॉप पर हो जाएगा फिर जिला परिषद, है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो होगी। इसमें 4 स्तरीय हो जाएंगे, है ना, 4 टियर। तो पहले टियर कौन सी इसमें, ग्राम पंचायत, ये दूसरी और ये तीसरी हो जाएगी, और जिला स्तर पर चौथी। हमारे इसमें यहाँ पर 3 है, 1, 2 और 3। कुछ राज्य हैं इसमें 1 और 2, और इसमें 1 ही होगी, है ना। अब वो कौन कौन से राज्य हैं उनके नाम लिखते हैं। देखना, कुछ राज्य हैं जिनमें 1 स्तरीय है। 1 स्तरीय 5 राज्यों में हो जाएगी। कौन कौन से, एक तो जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर में। दूसरा आ जाएगा एक जम्मू कश्मीर, केरल, सिक्किम, है ना, सिक्किम। एक होगा इसमें त्रिपुरा और मणिपुर। इनमें क्या है, 1 स्तरीय, केवल वहां पर ग्राम पंचायत होगी। कुछ राज्य होंगे जिसमें द्विस्तरीय है ना, 2 टियर्ड वाले में असम, उड़ीसा, कर्नाटक, और एक आ जाएगा इसमें हरियाणा, और एक मध्य प्रदेश, MP। इनमें 2 टियर्ड होंगे, या तो ग्रामीण स्तर पर है या फिर ब्लॉक स्तर पर है ना। 4 स्तरीय देखिए पहले आप। इसमें एक राज्य है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय, एकमात्र राज्य, सिर्फ एक ही राज्य है। इसके अलावा जो और राज्य बचते हैं उनमें 3 स्तरीय है ना। तो इसमें 1 स्तरीय, यहाँ पर द्विस्तरीय। पश्चिम बंगाल में क्या हो जाएगा, इसमें 4 स्तरीय, 4 टियर्ड। जितने और राज्य बचते हैं, जैसे यूपी बचेगा यहाँ पर, है ना, राजस्थान आ जाएगा, बंगाल आ जाएगा, है ना, तमाम जितने भी और राज्य हैं सब में 3 टियर्ड। तो याद रखिए टेबल, आप इसको नोट कर लीजिए टेबल को, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। ज़्यादातर हम क्या समझते हैं कि 3 टियर्ड सिस्टम लागू है, 3 स्तरीय है, सभी राज्यों में नहीं है। देखना, 5 राज्यों में 1 स्तरीय, 5 राज्यों में 2 स्तरीय, और एक राज्य पश्चिम बंगाल। अच्छा, कल जो आपको बताया था कि कुछ राज्यों में लागू भी नहीं है ना, जैसे नागालैंड में, है ना, या पश्चिम बंगाल में। वो नहीं कि पश्चिम बंगाल में पूरे में लागू नहीं है, इसका ये मतलब है पश्चिम बंगाल का कुछ क्षेत्र हैं। आपको बता दें, जो पर्वतीय क्षेत्र होगा, पश्चिम बंगाल का एक जिला है दार्जिलिंग का पर्वतीय जो भी क्षेत्र होगा, वहाँ पर पर्वतीय परिषद या फिर जनजातीय परिषद बनेगी। जनजातीय परिषद कौन बनाएंगे, वहाँ के संबंधित राज्य के राज्यपाल महोदय बनाते हैं, ठीक है ना। कौन सा हमें वहाँ पर परिषद बनानी है ना, माउंटेनिक बनानी, पर्वतीय बने, जनजातीय पर आधारित बनानी है। तो आप ये नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, फिर नोट कर लिया, ओके। देखना, क्वेश्चन है कि इसमें आर्टिकल कितने जोड़े गए थे। वैसे तो बलवंत राय मेहता की समिति सिफारिश में लागू थी, और ये प्रायोगिक रूप से कहाँ पर लागू किया गया था, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद में पूर्ण रूप से राजस्थान के नागौर में, उसके बाद में और भी स्टेट्स थे। फिर इसमें 73वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें एक संवैधानिक दर्जा दिया गया, और जो भाग 9 था, पूरे भाग 9 को पलट दिया गया, उसमें कुछ चेंजिंग की, और 16 आर्टिकल्स जोड़े गए। आज उनके बारे में बात करते हैं। तो इसमें भाग कौन कौन से, भाग 9 और 9A, 73वां संविधान संशोधन। ये हुआ था 1992 में हुआ था, और लागू कब हुआ फिर ये, 24 अप्रैल 1993। इसीलिए 24 अप्रैल का जो दिन है, इसको हम पंचायती दिवस के नाम से जानते हैं, पंचायती दिवस, है ना, पंचायती डे मनाते हैं उस दिन। ये हुआ था 73वां। कौन से भाग में चेंजिंग किया गया, भाग 9 में। भाग 9 के 16 आर्टिकल लिखे गए थे, 16 भाग, इसके 16 आर्टिकल्स कहेंगे, पार्ट्स कहेंगे, आर्टिकल, यानी कि A से O तक,
ए से ओ तक, भाग 9 में आर्टिकल नंबर 243 आ जाएगा, है ना, 243 ए बी सी डी ई एफ ओ तक, है ना। एक हुआ था इसमें 74वां संविधान संशोधन 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1993 में, है ना, 1 जून को हुआ था। इसमें भाग कौन सा जोड़ा गया था? भाग 9A जोड़ा गया और आर्टिकल 243 ये कहाँ से, M से शुरू है, M से Z तक, है ना। फिर Z का भाग हो जाएगा, जैसा M से Z, है ना, ZA, है ना, ZB, ये कहाँ तक, G तक हो जाएंगे, ZG, है ना, M से ZG तक। इसमें कितने आर्टिकल्स आ जाएंगे सारे, यहाँ तक इनके अगर पार्ट्स भी गिनते हैं ये आ जाएंगे 18 अनुच्छेद, ये इसमें जुड़े गए थे, ठीक है ना। तो हम ये करने जा रहे हैं कि 243 ए बी सी में क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये करना है, नोट करते रहिए आप इसको। ओके देखना, सिर्फ हमें टाइटल करना है और फिर है ना कि इनका ग्राम प्रधान का चुनाव कैसे होगा या वार्ड मेंबर कैसे बनाया जाएगा, है ना, तमाम उन पर चर्चा की जाएगी। अनुच्छेद कौन सा है? 243 ए, यहाँ से कर लेते हैं, 243 और 243 ए, है ना, बी डी ई एफ आई जे के एम एन ओ, है ना, इनके बारे में इनका टाइटल, इनके हिंदी में भी आपको नाम याद रखने हैं। देखना 243 ए को हम क्या लिखें, कै, ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, फिर छ ज झ और ये अइया, एक बात है ना, री से ऋषि आज तक नहीं दिखाई दी। अच्छा, फिर यहाँ पर टे टमाटर, ठे डे ढक्कन और अणखली, ये है ना, ये इसके पार्ट्स हो जाएंगे सभी, यानी कि सब क्लोज, आर्टिकल के सब क्लोज। इनमें क्या लिखा हुआ है ये देखना है हमें, है ना। तो देखना सीक्वेंस, इसमें तो परिभाषाएं लिखी हुई हैं, कुछ परिभाषा किसकी, जैसे ग्राम पंचायत किसे कहेंगे तो परिभाषा आ जाएगी। यहाँ पर आ जाएगा ग्राम सभा। देखना गांव और ग्राम में क्या अंतर है, ग्राम सभा किसे कहेंगे, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा में तमाम इसको विस्तार से समझाया जाएगा आज आपको। अच्छा, ख्या में आ जाएगा फिर इसके गठन के बारे में, है ना, पंचायत का गठन कैसे करते हैं, ग्राम पंचायत का गठन, ऑर्गेनाइज कैसे की जाएगी, किसको मिलाकर बनती है। सी में आ जाएगा इसकी ग्राम पंचायत की संरचना, कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, घ में आ जाएगा इसमें आरक्षण, ग्राम पंचायत में आरक्षण। ई में आ जाएगा अवधि, कितनी अवधि के लिए, जैसे ग्राम प्रधान 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, लेकिन अपने प्रथम अधिवेशन की बैठक से, जब वहाँ पर मीटिंग होगी उस मीटिंग से डेट गिनी जाएगी, अभी चर्चा करेंगे। ओके, एफ में आ जाएंगे इनकी योग्यता और अयोग्यता, योग्यता अयोग्यता। इसमें आ जाएंगे फिर शक्तियाँ, कार्य क्या होंगे। अच्छा, एच में आ जाएंगे ये छोटे टैक्स भी लगाएंगे कुछ, है ना, कर, टैक्सेस। इसमें आ जाएगा आई में, यानी कि राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, जहाँ से इनको पैसा मिलेगा, फाइनेंस, राज्य वित्त आयोग, है ना, 5 साल के लिए गठन होता है इसका। ओके, फिर जे में हो जाएगा इनके कार्यों की संपरीक्षा, यानी कि कार्यों की जांच की जाएगी, ग्राम प्रधान के कार्यों की जांच। अच्छा, के में हो जाएगा राज्य चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग, जैसे केंद्र का होता है राष्ट्रीय चुनाव आयोग, ऐसे ही राज्य का हो जाएगा। अच्छा, डे में हो जाएगा फिर कि जो यूटी होंगे ना हमारे केंद्र शासित राज्य, क्या केंद्र शासित राज्यों में भी ग्राम पंचायत बनेगी, बन सकती है और नहीं भी बन सकती है ना, यूटी के लिए ग्राम पंचायत। ओके, एम में हो जाएगा कि किन राज्यों में ग्राम पंचायत नहीं होगी, जैसे आपको बताया ना, नागालैंड, मणिपुर या दार्जिलिंग का कुछ क्षेत्र होगा, उनमें नहीं होगी। ग्राम पंचायत अस्तित्व में ना होना, अस्तित्व नहीं, जिन राज्यों में नहीं है। और एन में आ जाएगा, एन का ये हुआ कि
जिन राज्यों में नहीं होगी यहाँ पर कुछ विधियाँ बना सकता है, कुछ कानून, ग्राम पंचायत कुछ विधि भी बना सकती है। और लास्ट वन होगा इसका ओ ये है, अगर निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद होता है उसका निपटारा कौन करेगा, वो नहीं कि कोर्ट ही करेगी, राज्य निर्वाचन आयोग। विवादों का निपटारा, जो चुनाव होंगे, चुनाव के विवादों का निपटारा, है ना, निर्वाचन आयोग। तो हमें यह पढ़ना है इसके बारे में, है ना। ये तो इनके टाइटल्स हैं, आप चाहे तो इनको नोट कर लीजिए, अभी फिर इन पर चर्चा करते हैं, ठीक है, आप नोट कीजिए। ओके, तो ये हुआ है भाग 9 के बारे में, है ना। ये क्या था, इसमें भाग 9, इसमें संशोधन कब हुआ था, वही 73वां संविधान संशोधन। देखना, जो ग्राम पंचायत होगी ये लगभग 29 विषयों पर कानून बना सकती है। इसे अधिकार कितने मिले हैं, 29 सब्जेक्ट्स। ये इतने विषय होते हैं, इतने विषय कौन से, जैसे गांव की सड़कें विकसित करना, है ना, पेयजल वहाँ का पोर्टेबल, या फिर स्वास्थ्य की निगरानी करना, ये सब इस तरीके से कार्य किसके हैं, ग्राम पंचायतों के हैं। 29 सब्जेक्ट्स होते हैं। कभी ये सब्जेक्ट्स अंदर से नहीं पूछेगी कि कौन कौन से होते हैं ना, तो संख्या में आप याद रखिएगा। ऐसे ही जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें ये हुआ था, भाग 9A जोड़ा गया था। कब, 1 जून 1993 को, 1 जून 1993 में। और इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं 18 सब्जेक्ट्स थे इनके, और आर्टिकल कहाँ से हो जाएंगे स्टार्ट, 243 P से होंगे, हिंदी में तैत है जब पढ़ेंगे, है ना, P, फिर 243 Q, इसी तरीके से कहाँ तक, ये Z तक, 243 Z, ये सब क्लोज बने, है ना। और इसी के फिर पार्ट बनाएंगे A, फिर B, C, D, E, F और G तक बने, यानी कि आर्टिकल पढ़ा जाएगा 243 ZG, आर्टिकल 243 क्लोज Z सब क्लोज G, है ना। इनमें नगर पालिका, नगर पंचायतों के बारे में लिखा हुआ है। जैसे ग्राम पंचायत के 3 होते हैं, है ना, कौन कौन से, ग्राम सभा और ये क्षेत्रीय पंचायत और जिला परिषद। ऐसे ही नगर पंचायत के कौन से होंगे, एक तो नगर पंचायत ही होगा, नगर पंचायत जो कस्बा स्तर पर होगी, और एक नगर पालिका है, नगर पालिका परिषद, नगर पालिका परिषद, है ना, जो छोटे शहरों पर होगी। और एक नगर निगम होता है, फिर नगर निगम, नगर निगम जब कोई नगर महानगर बनने की कगार पर होगा या महानगर बन जाएगा, वो मेट्रोपॉलिटन सिटी, वहाँ पर नगर निगम हो जाएगा। जैसे सहारनपुर भी SDA बन जाएगा, SDA सहारनपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, सहारनपुर नगर निगम, ठीक है ना। तो भाग 9 में क्या है, इसमें ग्राम पंचायतों के बारे में, 9A में क्या है, इसमें नगर पालिकाओं के बारे में, नगर पंचायत के बारे में, वो भी त्रिस्तरीय होता है। क्वेश्चन आया है कि सबसे पहले नगर पंचायत कहाँ पर स्थापित की गई, ये दक्षिण के राज्य मद्रास में, उस टाइम पर नाम था मद्रास, ब्रिटिश काल में, तमिलनाडु में यानी कि, है ना। और ये भी त्रिस्तरीय होती है। देखना, जो इसमें आर्टिकल्स दिए हैं या इनके पार्ट्स दिए हैं, है ना, क्लोज दिए गए हैं, इनकी क्या क्या विषय वस्तु रहेगी, वही लगभग इसकी है। क्वेश्चन है ग्राम सभा की परिभाषा किसमें, ग्राम सभा की किसमें, 243A में ग्राम सभा। ऐसे यहाँ पर 243P में क्या है, नगर पालिका की परिभाषा है ना। एक बार तो ये आर्टिकल पूछा है कि नगर पालिकाओं का किस में है, 243P में। और इसमें टोटल कितने, Z तक, और Z के भी फिर पार्ट किए गए 7, ये G तक है ना। तो हम पहले इसकी विषय वस्तु कर लेते हैं कि इनके अंदर क्या कुछ लिखा हुआ है। डस्ट लीजिए आप। अच्छा जी, तो फिर इसका हम प्रोसीजर करेंगे कि ग्राम प्रधान का इलेक्शन कैसे होता है। देखना, जैसे दिया गया है आर्टिकल 243, इसमें तो परिभाषा है, यानी कि ग्राम सभा, ग्राम पंचायत में कौन कौन आएंगे। पहले ही दी गई है ग्राम सभा, है ना, ग्राम। देखना, ग्राम किसे कहा जाएगा, इंग्लिश में नाम है रूलर, RURAL, रूलर। देखना, संविधान में जो नाम लिखा हुआ ना, या तो ग्राम है या फिर नगर है। ग्राम को हम गांव बोलते हैं एक अदर लैंग्वेज में। गांव ये हुआ जिसकी अपनी ग्राम पंचायत नहीं होगी, है ना। सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, ग्राम पंचायत। तो नाम हमारा उसमें क्या है, गांव का नाम ग्राम, और शहर का नाम क्या है, नगर। या तो अर्बन है या फिर ग्राम है ना, तो ये तो ग्राम हुआ। और नगर क्या हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में अर्बन कहा जाएगा, ग्राम और नगर, अर्बन, URBAN, अर्बन। हम इसे सामान्यतः क्या बोलते हैं, गांव, और इसे शहर बोलते हैं, सिटी। शहर और सिटी नाम नहीं है वहाँ पर, ग्राम और नगर है, यानी कि रूरल और अर्बन। रूरल किसे कहेंगे, देखना, ग्राम की परिभाषा क्या होगी या गांव की परिभाषा क्या होगी। देखना,
तीन कंडीशन, वहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व, ये 400 से कम होना चाहिए। जनसंख्या घनत्व 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। देखना जनसंख्या घनत्व, मान लीजिए ये दायरा है वहाँ का, आयताकार बना है, इस 1 वर्ग किलोमीटर में, या इसको हम अगर वर्ग माने, 1 वर्ग है स्क्वायर, 1 किलोमीटर का दायरा है इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, भुजा का वर्ग यानी कि साइड का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। यहाँ का क्षेत्रफल 1 वर्ग किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं। यहाँ पर इस गांव में जो निवासी रहते हैं ये 400 से कम ही रहने हैं, है ना, 400 से कम। इसको हम कहेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व। गांव हम किसे कहेंगे, सबसे पहली कंडीशन है वहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी जनसंख्या घनत्व 400 से कम होना चाहिए। 1 वर्ग किलोमीटर में 400 से कम व्यक्ति निवास करने चाहिए, सबसे पहली कंडीशन। तो ग्राम की क्या हुई, एक तो पॉपुलेशन डेंसिटी 400 से कम होनी चाहिए, दूसरे वहाँ की जनसंख्या 500 से 5000 के बीच में होनी चाहिए। भले ही कम हो जाए, वो गांव ना होकर फिर माजरा हो जाएगा, उसे दूसरे प्रधान के साथ में अटैच कर दिया जाएगा। आपने देखा होगा कि एक गांव का जो प्रधान होता है, कभी कभी जो छोटे गांव होते हैं वो उसमें अटैच कर दिए जाते हैं, लेकिन अब तो कोई भी गाँव ऐसा नहीं है जिसकी जनसंख्या 500 से कम होगी, है ना। ये दरअसल जो जनगणना का एक आधार वर्ष चल रहा है, ये 1971 की जनगणना को आधार मानकर, है ना। उस टाइम पर शायद 500 से कम हो किसी गाँव की। तो जिस गांव की जनसंख्या 500 से कम होगी उसमें ग्राम पंचायत विकसित नहीं होगी, उसे दूसरे गांव में अटैच किया जाएगा, फिर 2 गांव का एक प्रधान बन जाएगा, आया ना समझ। तो एक तो क्या हुई कंडीशन कि ग्राम क्या होगा, उसमें 400 से कम पॉपुलेशन डेंसिटी होनी चाहिए। एक वहाँ की जनसंख्या 500 और 5000 के बीच में होनी चाहिए, 500 से 5000, चाहे वो ज़्यादा हो जाए 5000 से, है ना। ये क्या होनी चाहिए, जनसंख्या, जनसंख्या। और ये क्या, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी 400 से कम, जनसंख्या 500 से 5000। और तीसरी कंडीशन है वहाँ के 75% व्यक्ति कृषिगत कार्य, या तो वो कृषि करें या कृषिगत कार्य, कृषिगत कार्य, है ना, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इंगेज होने चाहिए। कृषिगत और कृषि कार्य क्या होते हैं, जिनके नाम का एक पट्टा होगा वो किसान होंगे, यानी कि वो खेती करते हैं, और जो खेती से संबंधित और कार्य करते हैं, मान लीजिए वो ठेकेदार बन गए वहाँ पर, है ना, जैसे प्लांटेशन चल रही है, पॉपुलर लगा ली किसी ने, उसके ठेकेदार बन गए, है ना, वो किस में आ जाएंगे, कृषिगत कार्य में। वहाँ के 75% लोग कृषिगत कार्यों में होने चाहिए, ये सबसे मस्ट कंडीशन है, ये तो होनी ही चाहिए। ग्राम किसे कहेंगे, सामान्य भाषा में गाँव किसे कहेंगे, विलेज। एक तो वहाँ के टोटल पॉपुलेशन का 75% लोग कृषि या कृषिगत कार्यों में इंगेज होने चाहिए। दूसरा, वहाँ की जनसंख्या 500 से 5000 के बीच में होनी चाहिए, भले ही वो ज़्यादा हो जाए इससे, है ना। तीसरी कंडीशन है जनसंख्या घनत्व 400 से कम ही होना चाहिए, 1 वर्ग किलोमीटर में 400 से कम लोग रहने चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन वो वेरीफाई करता है, तीनों कंडीशन एग्जिस्ट हैं, अब क्या हो जाएगा, वो ग्राम हो जाएगा, उसका एक ग्राम प्रधान होगा। और अगर ये कंडीशन वो लागू नहीं होती इस गाँव पर, अब इसका प्रधान दूसरे गाँव का प्रधान बनेगा, यानी कि दूसरे गांव के प्रधान के लिए वोट करेंगे, 2 या 3 गांव का एक प्रधान हो जाता है ना, ये होता है। अब आप ये समझिए कि नगर क्या होगा, फिर नगर, अर्बन। अर्बन में ये होना चाहिए नगर में कि 75% व्यक्ति वहाँ के गैर कृषिगत कार्यों में इंगेज होने चाहिए। वो कृषि कार्य ना करते हों, या तो वो नौकरी करते हों या फिर उनका अपना उद्योग या बिजनेस होना चाहिए। 75% लोग गैर कृषि कार्यों में इंगेज होने चाहिए, है ना। दूसरी कंडीशन, वहाँ का जनसंख्या घनत्व 400 से अधिक ही होना चाहिए। तीसरी कंडीशन, वहाँ की पॉपुलेशन 5000 से अधिक होनी चाहिए, है ना। ये जनसंख्या और ये जनसंख्या घनत्व, ठीक है ना, यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा। तो एक बार और देखिए, गांव या ग्राम, जबकि वहाँ पर गांव वर्ड नहीं है, ग्राम। ग्राम हम किसे कहेंगे कि वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी 400 से कम होनी चाहिए, जनसंख्या 500 से 5000 के बीच में होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन, वहाँ के 75% लोग कृषि कार्यों में इंगेज होने चाहिए। ऐसे इसके उल्टे नगर की परिभाषा हो जाएगी। नगर की क्या होगी कि वहाँ के 75% लोग गैर कृषिगत कार्यों में इंगेज होने चाहिए, वहाँ का जनसंख्या घनत्व 400 से अधिक होना चाहिए, पॉपुलेशन 5000 प्लस होनी चाहिए, है ना। आया समझ, नगर और ये ग्राम किसे कहेंगे, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, चाहे तो नोट करते रहिए आप इसे। तो देखना जो इसमें दिया गया है आर्टिकल 243 में, है ना, इसमें परिभाषा है भाग 9 में, वही लगभग 9A में है, जो फिर नगर पालिकाओं से भी संबंधित है। खैर, इसमें देख लेते हैं कुछ। तो इसमें तो परिभाषा दी गई है। इसमें ग्राम पंचायत का गठन, है ना, त्रिस्तरीय है, ग्राम पंचायत कैसे बनेगी।
संरचना ग्राम पंचायत का है कि अगर वो उसकी पॉपुलेशन 500 से कम होगी तो हम इसे दूसरे गांव के साथ में अटैच कर देंगे फिर, है ना। तीसरी कंडीशन संरचना क्या होगी, किसको मिलाकर बनेगी, है ना, ग्राम पंचायत। उसमें ग्राम सभा और एक इसका हेड होगा ग्राम सभा का, है ना। कुछ यहाँ पर वार्ड्स होते ना गांव में, या तो 7 हो जाएं, 9, 11, 13 या 15, मैक्सिमम 15 हो सकते हैं वार्ड्स। तो वार्ड्स का जो प्रमुख होगा वो ग्राम प्रधान, अभी चर्चा करेंगे इस बारे में, तो खैर है ना कि ग्राम प्रधान का चुनाव कैसे होता है। खैर आरक्षण की बात, रिजर्वेशन देखना, पंचायती राज में जो रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए 33%, वैसे 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता, है ना। जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था इसमें आरक्षण की भी बात की गई थी, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण। ये तो किसके लिए, महिला के लिए, महिला। और वहाँ की जो एससी या फिर एसटी कम्युनिटी होगी, एससी और एसटी कम्युनिटी, इनके लिए भी टोटल अगर देखें टोटल 50% ही हो सकता है ना। लेकिन जो अदर कम्युनिटीज़ होती हैं, अदर संप्रदाय होते हैं, क्या उनके भी महिलाओं के लिए आरक्षण है, वो आरक्षण एक अलग है, वो रिजर्वेशन, वो भी 33% मिलेगा ना, यानी कि 1/3 भाग। अगर यह है ना कि महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है 33%, यानी कि 1/3 भाग महिलाओं के लिए आरक्षित है। लेकिन इसका अपवाद भी है। अपवाद क्या है, एक्सेप्शन मध्य प्रदेश में और बिहार में, मध्य प्रदेश और बिहार में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था है। ये केवल महिलाओं के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर 50% दिया जाएगा, बाकी जो संवैधानिक रूप से है वो 1/3 यानी कि 33.33% महिलाओं के लिए, 1/3। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखना अवधि की बात आती है। अवधि ग्राम प्रधान का जो मेंबर्स होंगे इनकी अवधि कितनी होगी, है ना। सामान्यतः 5 वर्ष, 5 वर्ष की ग्राम प्रधान की अवधि कितनी होगी, कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। लेकिन वो कब से गिना जाएगा, जब ग्राम पंचायत की पहली मीटिंग होगी, उसकी पहली मीटिंग की डेट से, प्रथम अधिवेशन की तारीख से। जब भी वहाँ का प्रथम अधिवेशन होगा, अधिवेशन इसकी डेट की, है ना, जो भी तारीख होगी, मान लो 10 डेट में बुलाई गई तो 10 तारीख से आने वाले 5 वर्षों तक, है ना। तो ये लगाएंगे सामान्यतः 5 वर्षों तक। और अगर संविधान का उल्लंघन करते हैं समय से पहले भी हटाया जा सकता है। देखना अगर किसी ग्राम प्रधान को समय से पूर्व ही हटा दे, कौन हटाएंगे, वो उस गांव की जो वार्ड्स होंगे, वार्ड मेंबर जो होते हैं वो एक लोकतांत्रिक तरीके से अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटा सकते हैं। अगर एक सिंपल वर्ड में बोले, ग्राम प्रधान को किस विधि से हटाया जाएगा, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाकर अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा समय से पूर्व ही हटा सकते हैं, अगर वो सरकार की नीतियों का उल्लंघन करते हैं तब। और अगर पद रिक्त हुआ, अब क्या होगा, या तो वहाँ के वरिष्ठ वार्ड मेंबर को बनाया जाएगा ग्राम प्रधान, अगर वो नहीं बनते फिर बीडीओ जिसको बनाना चाहें, बीडीओ एक अधिकारी होता है, अभी उसके बारे में चर्चा करेंगे, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, खंड विकास अधिकारी, है ना, ये पीसीएस अधिकारी होता है। उसकी हेल्प करने के लिए एक वीएलडब्ल्यू हुआ करते हैं, वीएलडब्ल्यू की फुल फॉर्म विलेज लेवल वर्कर, है ना, ग्रुप सी में आते हैं। तो गांव के विकास की सारी सूचनाएं बीडीओ को देते हैं। तो अगर किसी गांव में ग्राम प्रधान का पद रिक्त है, वहाँ के प्रधान कौन माने जाएंगे फिर, या तो वरिष्ठ वार्ड मेंबर को बनाए हो, छोटा प्रधान जो होता है उसको बनाए प्रधान, अगर वो भी नहीं बनाया गया तो वहाँ के बीडीओ ही वहाँ के प्रधान माने जाएंगे। क्वेश्चन है कि ग्राम प्रधान को शपथ कौन दिलाता है, शपथ कौन दिलाएंगे, बीडीओ दिलाएंगे वो भी, ठीक है ना। पर्चा नॉमिनेशन पेपर किसके सम्मुख भरते हैं, वो भी बीडीओ के सम्मुख भरते हैं। अभी जब योग्यता आएंगी तब उसमें करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। तो प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक, आगे देखिए। ये फिर योग्यताएं देखना, ग्राम प्रधान की योग्यता वार्ड मेंबर की क्या, एक तो उस गांव का निवासी होना चाहिए, यानी कि वहां की वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, वोटर लिस्ट में नामांकन, एक तो वोटर लिस्ट में नामांकन होना चाहिए उसका। और उसकी जो एज है, एज 21 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम 21 वर्ष। इसके अलावा एक और तीसरी कंडीशन, राज्य सरकार जैसा चाहे योग्यता से संबंधित ऐसे कानून बना सकती है वो, है ना। एक कानून बनाए कि कोई डिफाल्टर ना होना चाहिए, थाने का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना उसका होना चाहिए, बैंक का डिफाल्टर ना होना चाहिए, है ना, तमाम ये चीज़ें। ओके, आगे फिर शक्तियाँ, ये तो योग्यता है, योग्यता हुई। शक्तियाँ, पावर्स क्या होती हैं ग्राम प्रधान के, ये कार्य समझ लीजिए कि कार्य क्या होते हैं। अभी वो छोटे मोटे टैक्स भी लगा सकता है। टैक्स कौन से होते हैं, जैसे तालाबों पर कर, है ना, ये पॉन्ड्स होते हैं गांव में जैसे तालाब, तो तालाबों पर वो टैक्स लगा सकते हैं, चारागाहों पर लग सकते हैं, पट्टे की ज़मीन होती है वो किसी को दे सकते हैं लीज पर, उनसे टैक्स। दुकान होती है, मेले होते हैं, हाट होते हैं, उन पर टैक्स लगा सकते हैं, तह बाजारी बोलते हैं जिसको, है ना।
राज्य वित्त आयोग, देखना इसको फाइनेंस करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया, जिसमें एक इसका एक हेड होगा और अन्य सदस्य होंगे। राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5वें वर्ष होता है। 5वें वर्ष कौन करता है? राज्यपाल महोदय। राज्यपाल महोदय प्रत्येक वर्ष राज्य वित्त आयोग का गठन करेंगे, जो ग्राम पंचायतों की फंडिंग का कार्य करेगी। यानी कि ग्राम प्रधान के पास पैसा धन कहाँ से आएगा चलाने के लिए? विकास के जो कार्य होंगे तो राज्य सरकार के द्वारा। राज्य सरकार को किसकी अनुशंसा पर दिए जाएंगे? राज्य वित्त आयोग की। ठीक है ना। ये जब 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें सृजन किया गया था राज्य वित्त आयोग का। कार्य की समीक्षा, ग्राम प्रधान के द्वारा जो कार्य है उनकी समीक्षा की जा सकती है, उनकी जांच की जा सकती है ना, संपरीक्षा। राज्य चुनाव आयोग, देखना राज्य चुनाव आयोग ये भी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें जोड़ा गया था। जैसे हमारा राष्ट्रीय चुनाव आयोग होता है, ये पूरे देश का एक, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। राज्य चुनाव आयोग का उस राज्य की राजधानी में हुआ करता है। हमारा कहाँ है? लखनऊ में। तो इसमें एक तो चुनाव आयुक्त होगा, मुख्य चुनाव आयुक्त, और अन्य आयुक्त होंगे। देखना राज्य चुनाव आयोग, इसमें क्या होगा? एक मुख्य आयुक्त और अन्य, है ना। एक तो क्या हो जाएगा? मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और एक अन्य हो जाएंगे। इसकी नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यपाल महोदय। नियुक्त कौन करेंगे? राज्यपाल, है ना, राज्यपाल नियुक्त करते हैं। इन्हें कौन नियुक्त कर रहे हैं? ये भी राज्यपाल ही करते हैं। कार्यकाल कितना रहेगा? 5 वर्ष के लिए। ठीक है ना। और कार्यकाल से पूर्व भी हटाया जा सकता है। इसको हटाने की विधि वही होगी, अगर हम मुख्य चुनाव आयुक्त को, जो राज्य सरकार के, इनको हटाएं, जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश की होती है। जैसे हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाते हैं, ऐसे ही हम मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाते हैं समय से पूर्व। इसका कार्य क्या होगा? ग्राम पंचायत यानी कि ग्राम प्रधान के चुनाव का अधीक्षण करना, निर्देशन करना उनका, है ना। और ये कितने चरणों में चुनाव कराना है, ये सब कुछ, यानी कि चुनाव ही इसके अधीन होगा, इसके अंडर में होगा। लेकिन जो चुनाव की घोषणा करते हैं ना, कि चुनाव कब होने हैं राज्य में ग्राम प्रधान के लिए, ये राज्य सरकार करती है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि ये राज्य में ग्राम सभा के या ग्राम पंचायत के चुनाव की उद्घोषणा कौन करता है? आंसर हो जाएगा राज्य सरकार। और कराएगा कौन उनको? डील कौन करेगा? राज्य चुनाव आयोग। है ना समझ? ओके, आगे बढ़ते हैं। एक आ जाएगा इसमें यूटी, यूनियन टेरिटरी, जो केंद्र शासित प्रदेश है। एल पार्ट में आ जाएगा इसका 243 एल में। जो ये यूटीज होंगे, यूटीज का मतलब यूनियन टेरिटरी, संघ शासित प्रदेश, इनमें भी ग्राम पंचायत विकसित की जा सकती है, इनमें भी बनाई जा सकती है ना। ओके, अगला इसमें ग्राम पंचायत का अस्तित्व नहीं। कुछ राज्य ऐसे हैं, एम में पढ़ा 243 एम, इसमें बता देना आपको कि एक तो दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग ये वेस्ट बंगाल में हो जाएगा, वेस्ट बंगाल का एक पर्वतीय क्षेत्र है ना। असम का कुछ पर्वतीय क्षेत्र होगा, असम, और एक यहाँ पर नागालैंड, नागालैंड का, मणिपुर का हो जाएगा, मणिपुर। इनमें कहीं कहीं पर ये ग्राम पंचायत के चुनाव नहीं होते, यानी कि कहीं पर उसको एक्सेप्टेड भी कर दिया जाता है ना। जरूरी नहीं कि सारे भाग में हो। पर्वतीय क्षेत्र में वहाँ पर एक परिषद काम करती है, पर्वतीय परिषद। जब वो पर्वतीय परिषद काम करती है, उसकी निगरानी कौन करेगा? किसके अधीन वो काम करेगी? राज्यपाल के। कोई क्षेत्र पर्वतीय में आएगा, जनजातीय परिषद में आएगा, ये राज्यपाल महोदय डिक्लेयर करेंगे इस चीज़ को। ओके, आगे आइए। ऐसे ही विधि, ये इसके लिए कोई विशेष कानून बने जा सकते हैं। इसमें जो ओ दिया है, यानी कि 243 ओ, चुनाव विवाद, 243 ओ, है ना, हिंदी में अणकंडी वाला। ठीक है ना। इसमें क्या लिखा हुआ है कि चुनाव से संबंधित जो विवाद होते हैं उनका निपटारा कौन करेगा? राज्य चुनाव आयोग करेगा। चुनाव के विवाद का निपटारा, विवाद निपटारा कौन करेगा? राज्य चुनाव आयोग। इसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दखल अंदाजी नहीं करेगा जब तक राज्य चुनाव आयोग वहां पर रेफर ना करे केस को, है ना। अगर योग्यता अयोग्यता का मामला है या कुछ भी विवाद हो जाए चुनाव को लेकर, है ना, तो निपटारा कौन करेगा वहां पर? राज्य चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग ये निपटारा करता है, ये इसमें लिखा हुआ है। तो इनके आपको टाइटल्स याद करने हैं ऐसे। सेम यही कंडीशन नगर पालिकाओं के लिए लिखी हुई है ना। तो आप चाहें तो उसको डिटेल में देख लीजिएगा। ओके, अब हम इसमें थोड़ा और करते हैं कि जैसे ग्राम सभा और ग्राम पंचायत क्या होती है भी देख लीजिए, यानी कि जो इलेक्शन होगा। वीडियो बड़ी ना हो जाए।
चलो खैर होने दो। देखना, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, एक होगा पंचायत समिति, पंचायत समिति, और इसी का नाम क्षेत्रीय पंचायत, क्षेत्रीय पंचायत, इसी का नाम ब्लॉक, त्रिस्तरीय होगी, ये एक ही नाम है पूरा। नंबर 3 पर आ जाएगा जिला पंचायत, जिला पंचायत या जिला परिषद, परिषद है ना, ये तीसरी संस्था हो जाएगी, ये पहली संस्था। देखना हमने जो पढ़ा है ना कि एक टीयर्ड सिस्टम है, पिरामिडिकल मॉडल पर है ना। ग्राम पंचायत की या पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? सबसे छोटी ग्राम पंचायत। सबसे बड़ी इकाई कौन सी? जिला पंचायत। ये क्वेश्चन ऐसे आता है। लेकिन तो फिर ग्राम सभा क्या है इसमें, है ना? इसके टीयर्ड हो जाएंगे 1, 2 और 3। इसके 2 नाम है, पंचायत समिति या क्षेत्रीय पंचायत। सामान्य भाषा में इसको ब्लॉक बोलते हैं। जिला पंचायत या जिला परिषद एक ही नाम है। तो देखना, जो ग्राम सभा होती है ना एक गांव में, ग्राम सभा में वो लोग आएंगे जो वहाँ के निवासी और 80+ होने चाहिए, वो 18 वर्ष से अधिक की उसकी आयु होनी चाहिए। या समझो वोटर लिस्ट में जिसका नाम होगा, वोटर लिस्ट, जिसका वोटर लिस्ट में नाम है वो ग्राम सभा है। जैसे हम गांव के निवासी हैं, है ना, वोटर लिस्ट में नाम है, 18+ है, बिल्कुल है, क्या ग्राम सभा हो जाएंगे? जरूर नहीं कि अभी होंगे, जब तक वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा। वोटर लिस्ट में हमारा नामांकन है, हम ग्राम सभा के सदस्य हैं, है ना। ग्राम सभा के मान लीजिए एक गांव में 7,000 की पॉपुलेशन है, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम लिखा हुआ है 4,000 का। तो ग्राम सभा क्या है? 4,000 सदस्यों की जो परिषद है वो ग्राम सभा कहलाएगी। वो नहीं कि गांव का प्रत्येक निवासी, उसमें तो बच्चे भी शामिल हैं, है ना। जो 18+ होंगे वही ग्राम सभा हो सकते हैं, लेकिन ग्राम सभा एक्चुअल में होंगे जिनका चुनाव की जो लिस्ट है, ये नामावली, उसमें नाम दर्ज है वोटर लिस्ट में, ठीक है ना। ये जो ग्राम सभा के सदस्य होंगे ये ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव करते हैं। ग्राम पंचायत में कौन होंगे? इसमें एक तो ग्राम प्रधान होता है, ग्राम प्रधान प्लस के वार्ड मेंबर, वार्ड मेंबर्स, है ना, इसको हटा देते हैं। तो जो वार्ड मेंबर होंगे इनके लिए वोट कौन डालते हैं? ग्राम सभा के सदस्य। लगभग एक गांव में 15 या 13 या फिर 11 इस तरीके से वार्ड्स होते हैं, है ना। तो वार्ड के जो मेंबर होंगे, वार्ड मेंबर, ग्राम पंचायत में एक ग्राम प्रधान और वार्ड मेंबर। मान लो वार्ड मेंबर है 13, एक ग्राम सभा, कितने हुए टोटल? 14, है ना। ये जो 14 सदस्य हैं ये समझो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं। ये ग्राम पंचायत तो 14 की मानी जाएगी। और उस गांव में वोटर लिस्ट में नाम है मान लीजिए 5,000 लोगों का, 5,000 की सभा क्या होगी? ग्राम सभा। और इसमें एक प्रधान और वार्ड मेंबर ये हो जाएंगे ग्राम पंचायत। तो ग्राम सभा के सदस्य ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव करते हैं। ग्राम प्रधान के लिए वोट डलेगी, एक जिस वार्ड का वो निवासी होगा उस वार्ड के लिए डलेगी। एक यहाँ पर वो वोट भी डालते हैं, किसके लिए? ये बोलते हैं इसको नाम BDC। BDC की फुल फॉर्म ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ मेंबर। फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, CUNCL, काउंसिल मेंबर्स। BDCM होना चाहिए था, BDC बोलते हैं इसको। तो गांव का एक जो निवासी होगा यानी कि ग्राम सभा का सदस्य, एक वोट वो ग्राम प्रधान के लिए डालता है, एक वार्ड मेंबर के लिए डालता है, एक वो BDC के लिए डालता है ना। 3 वोट डालेगा। तो क्या होगा? ये जो BDC के सदस्य हुए, मान लो BDC सदस्य चुने गए हैं टोटल, अगर ब्लॉक की बात करें ये 40 हैं, 40-41 बने हैं, है ना। अब वहाँ के जो पंचायत समिति के सदस्य, एक तो इसमें ब्लॉक प्रमुख, है ना, ब्लॉक प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख कहिए या पंचायत समिति का अध्यक्ष कहिए, ये बात है कि ब्लॉक प्रमुख प्लस अन्य सदस्य होंगे। ये जो ब्लॉक प्रमुख और अन्य सदस्य होते हैं ये BDC ही होते हैं सब। अब ब्लॉक के लिए जब इलेक्शन होगा BDC अपने में से एक सदस्य को ब्लॉक प्रमुख चुनेंगे, यानी कि ब्लॉक प्रमुख का BDC होना अनिवार्य है। BDC ही अपने में से बनाएंगे, उनके लिए फिर वो वोट डालते हैं। जबकि BDC का अगर देखें तो इसका गांव में कोई रोल नहीं है उनके विकास के लिए। BDC मेंबर तो केवल ब्लॉक प्रमुख को चुनते हैं, है ना। अच्छा, ब्लॉक प्रमुख के जितने भी सदस्य होंगे, सारे ब्लॉक प्रमुख की एक परिषद होगी, ये जिला परिषद अध्यक्ष को चुनते हैं। इसमें एक अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष प्लस अन्य सदस्य, है ना। जो जिला परिषद में होते हैं फिर वो अन्य सदस्य कौन कौन है उनको भी देख लो, इनकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। एक तो उस जिले के जितने भी MLA होंगे, है ना। मान लो हमारे जिले में 7 MLA होते हैं,
तो 7 ये जो एमएलए होंगे, 7 एमएलए जिला परिषद की, ये जो जिला परिषद होगी वो 7 एमएलए इसके सदस्य माने जाएंगे, है ना, 7 को एक साथ ये एमएलए हो जाएंगे यहाँ के, ओके। और जो उस जिले के जितने भी एमपी होंगे ये इसके पदेन सदस्य होंगे, है ना। उस जिले का जो जिला सहकारी बैंक का अध्यक्ष होगा, जिला सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक का अध्यक्ष, ये भी इसका सदस्य होगा। एक उस जिले का जो सीडीओ होता है, सीडीओ आईएएस अधिकारी होता है, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी भी इसका सदस्य होगा, लेकिन इसे वोट डालने का अधिकार नहीं होगा, वोट नहीं डाल सकता है, वोटिंग का अधिकार नहीं होगा कहीं पर, है ना। और उसमें एससी और एसटी के जितने भी सदस्य नामित करना चाहे सरकार वो कर सकती है। प्लस यहाँ पर महिलाओं के लिए कुछ पदेन पद होंगे, है ना, उनको मनोनीत किया जाएगा, महिला को नॉमिनेट, ठीक है ना। तो एक बार और समझिए, ग्राम पंचायत के सदस्यों में प्रधान और वार्ड मेंबर, और ये बीडीसी होंगे, इनका तो ब्लॉक में होता है एक रोल। दूसरा, जो पंचायत समिति या ब्लॉक स्तर पर होता है, ब्लॉक प्रमुख और अन्य सदस्य कौन होंगे, बीडीसी। अच्छा, ऐसे ही जो जिला स्तर पर होता है, जिला पंचायत परिषद के एक अध्यक्ष होगा, जिसको जिला अध्यक्ष की सामान्य भाषा में कहेंगे, और अन्य सदस्य कौन होते हैं, उस जिले के एमएलए, उस जिले के एमपी जितने भी हो गए, अमूमन एक जिले में एक ही होता है ना एमपी। तो सहकारी जिला बैंक का जो अध्यक्ष होगा वो भी इसका पदेन सदस्य होगा। और सीडीओ, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, ये क्वेश्चन आईएएस में आया हुआ है, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर उसका सदस्य होगा, लेकिन वोट डालने का अधिकार नहीं होगा, याद रहेगा ना, सीडीओ चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। एससी एसटी के सदस्य मनोनीत हो सकते हैं, महिलाओं को मनोनीत किया जा सकता है ना जी। एमएलसी भी हो सकते हैं, एमएलसी नहीं, यहाँ के एमएलए दिए हुआ है ना। खैर, क्योंकि हर राज्य में एमएलसी नहीं है, अभी रुकिए। और तो देखना, ये तो इनका ये चुनाव हुआ ना, वोट कौन डालेगा, 18+ होने चाहिए। ऐसा कौन सा 61वां संविधान संशोधन हुआ था कि इसमें वोटर्स की न्यूनतम आयु कितनी, 18 वर्ष, ग्राम प्रधान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष, योग्यता कुछ भी सरकार निर्धारित करे। खैर, एक ना इनका कार्य क्या होगा, अपने अपने क्षेत्रों का विकास करना। पैसा इनके पास कहाँ से आएगा, धन कहाँ से आएगा, एक तो छोटे मोटे ये कर लगाएंगे, टैक्सेज लगाएंगे, लेकिन मेन आएगा राज्य सरकार से मिलने वाला धन, राज्य सरकार से मिलने वाला अनुदान। उसके लिए रहना राज्य वित्त आयोग, वो सिफारिश करेगा कि किस क्षेत्र में कितना पैसा जारी होना है, ठीक है ना। इसके अलावा अन्य टैक्सेज भी वो लगा सकता है, ठीक है ना। तो आपको ये करना है। तो मैं आशा करता हूँ ये आपकी समझ आया होगा, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा, ठीक है ना। और बताइए क्वेश्चन इसके अलावा सब क्लियर है, बिल्कुल ओके, थैंक यू।